हेलो स्टूडेंट, इस क्लास 11th की क्लास में आप लोग का स्वागत है। ये पहली क्लास है इस चैनल पर, हमारे पहली क्लास है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है जिससे आपको मिल सके। देखिए, हमारे चैनल पर जो है आपको जो इसका लेवल मिलेगा वो, अगर आप 11th के बाद 12th की अपनी तैयारी कर रहे हैं और 12th के बाद अगर आप कोई भी एग्जाम्स की जैसे नीट, IIT, JEE इस टाइप के लेवल की तैयारी करते हैं तो उस लेवल का मेरी क्लास में आपको मिल जाएगा। तो इतना पढ़ने के बाद फिर अलग से आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप हमारे क्लास पर आइए और हिंदी मीडियम में प्रयास रहेगा थोड़ा इंग्लिश लेकर के, यानी इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं तो उनको भी हमारी क्लास समझ में आएगी। आज हम जो है पहला लेसन जो है देखने वाले हैं। पहले लेसन पे चर्चा करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके लेक्चर वाइज अलग अलग जो है पार्ट में जो है थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। बहुत लॉन्ग वीडियो ना होने पाए इसके लिए हम थोड़ा जो है थोड़े थोड़े जो है 10-10, 15-15, 20-20 मिनट का जो है वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज हम बात स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम। जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है, देखिए जो ऐसे स्टूडेंट जो 9th 10th में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं या केमिस्ट्री जो है केवल यही नहीं जान पाते केमिस्ट्री क्या है, तो ऐसे स्टूडेंट जब 11th में आते हैं तो उनके लिए समस्या हो जाती है। या किसी किसी विद्यालय में मान लीजिए टीचर केमिस्ट्री के अलग से अवेलेबल नहीं होते हैं तो वहाँ की क्लासें उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं, तो फॉर्मेलिटी के तौर पे अपना पढ़ाया जाता है, जैसे तैसे करके अपना काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपका लेवल जो है 11 12 मिला के एक कंप्लीट केमिस्ट्री होती है और इस कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद आप अपना कैरियर को जो है आगे बढ़ाते हैं और किस क्षेत्र में जाते हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, जो भी बनना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपका एक पेपर केमिस्ट्री का, जैसे आपका फिजिक्स का पेपर होता है वैसे आपके केमिस्ट्री के पेपर होते हैं। तो जितने मार्क्स फिजिक्स से उतने मार्क्स केमिस्ट्री के। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री एक मेन भूमिका में रहते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं तो केमिस्ट्री मस्ट है। केमिस्ट्री अगर नहीं आएगा तो आप कैसे आगे चल पाओगे। तो इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना जो है बहुत ही आवश्यक है। जो स्टूडेंट बायोलॉजी लिए हैं या मैथ लिए हैं, दोनों को केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ये होता है कि लड़के जान नहीं पाते हैं कि क्या है कैसे है केमिस्ट्री। अगर यहाँ पर भी आप अगर लापरवाही करते हैं तब आगे आप नहीं चल पाएंगे। अगर आप सोचे कि मैं 12th में जो है पहुंचने के बाद डायरेक्ट जो है 1 साल पढ़ लूंगा और उसके बाद जो है आगे इंटर पास हो जाएंगे, तो ठीक है 12th में पढ़ के आप इंटर पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहले जो था 11th और 12th का क्लास जो चलता था तो जो बुकें होती थी, 2 ही बुकें रहती थी, एक ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की। आधी बुकें ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की आधी आधी बुकें जो है 11th पढ़ाया जाता था और 12th में जाकर के उसी आधी आधी बुक को समाप्त करके और पेपर जो 12th का होता था यानी दोनों मिला करके पूरे बुक का जो है 2 पेपर, एक पेपर जो है ऑर्गेनिक का, एक पेपर इनऑर्गेनिक का, दोनों पेपर जो है होते थे। अब क्या हुआ कि अब उन्हें अलग अलग कर दिया गया। 11th का पार्ट अलग कर दिया गया, 12th का पार्ट अलग कर दिया गया। जो 12th का पार्ट होता है उसी का बोर्ड पेपर होता है। तो अब 12th का ही पढ़ के आप जितना 12th में पढ़ोगे उतने आपका बोर्ड पेपर होगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो क्या 12th का ही थोड़ी पूछा जाएगा, पूछा आपका 11th और 12th दोनों मिला के पूछा जाएगा। और सुनिए, अब इतना आसान हो गया, 12th के काफी सिलेबस जो है काट दिए गए, लेसन ही हटा दिया गया। और जब लेसन हटा दिया गया तो कहाँ पढ़ोगे। 11th में भी आप ठीक से नहीं पढ़े हो, 12th में जाओगे 12th में भी काफी लेसन हटा दिए गए हैं। 11th 12th दोनों मिला के आप कंपटीशन में बैठने वाले हो तो कैसे कंपटीशन बीट कर पाओगे। आज के समय में अगर देखा जाए तो आपका जो एग्जाम होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वो आपका 100% मान के चलिए 11 12 मिला के आएगा। दोनों मिला के आप 100% आएगा आपके एग्जाम में। और आप केवल 12th पढ़ के अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन कर पाओगे, 35 से 40% ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत अच्छी तैयारी अगर आपकी 12th की हो गई तो आप केवल 35 से 40% कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर है आपका, IIT JEE नीट जो भी है, तो इससे ज्यादा मार्क्स आप नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, 0 कर लिए, कुछ भी पढ़ने वाला यार कहीं ठीक से पढ़ा नहीं, पास होने लायक आपने मोटे मोटे थ्योरीज को जो है ऐसे देख लिया है तो पास तो हो गए हो, लेकिन आपने ठीक से बेसिक से नहीं पढ़ा है तो वहां पे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा 10 से 15% की होगी।
अरे लेवल बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो थ्योरी पढ़ के थोड़ी एग्जाम होता है, एग्जाम होता है लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आप ला पाओगे क्योंकि आप डीपली नहीं पढ़े रहोगे। तो 35 से 40 में 10 और जोड़ लो, 50-55% आपका बहुत ज्यादा आएगा। अब क्या है 35 से 40 जो बता रहे हैं वो 100%, ये केवल इतना फंसेगा, ये इतना आप ला पाओ कि ना ला पाओ कौन पता। अरे आप इंटर हाई स्कूल में 11th में आप ठीक से पढ़े ही नहीं हो, 12th में क्या बहुत अच्छा पढ़ लोगे? बहुत अच्छा नहीं पढ़ लोगे, आप केवल अपना बोर्ड एग्जाम पास होने लायक पढ़ोगे। अगर 11th आप अच्छे से पढ़े होते तब आप टॉप करने योग्य पढ़ोगे, लेकिन बहुत मेहनत करोगे तब आपका जाकर के 35 से 40% का क्वेश्चन फंसेगा, 12th से इतना फंसेगा। क्यों? क्योंकि 12th का भी सिलेबस कम हो गया, और जब 12th का सिलेबस कम हो गया तो कितना फंस जाएगा। तो ये जाके उठा करके 11वीं में ही आपका सब एडजस्ट हो गया। तो 11वां आपका 11th जो है पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो आप 11th क्लास को जरूर पढ़िए, 11th को पढ़िए, उसको देखिए, उसके बेसिक चीजों को देखिए, और उन्हीं बेसिक चीजों को एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हर लेसन से क्वेश्चन बनता है भाई, जितने भी लेसन आपके 11th के हैं उसमें से हर एक लेसन से क्वेश्चन बनेगा। 12th का जितना लेसन है उसमें से सारे से क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए आप 11 12 दोनों मेहनत से अच्छे से समझ के पढ़िए, और फिर अभी पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। उसके बाद जब आप 12th कर लेते हैं तब देखिए कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बीच बीच में आप टेस्ट चेक करते रहिए, अदर बुकों को देखते रहिए कि हाँ क्वेश्चन जो है लेवल कैसे किस तरीके से बढ़ा चढ़ा के पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी अपना मेंटेन करते चलिए। और जैसे ही आप इंटर कर जाओगे आराम से आपका कंपटीशन जो है बीट कर जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक है, पास तो होना है, पास तो हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे पास हो जाओगे। चलिए हम आज जो है आपके 11th क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। हमारे साथ आप पढ़ोगे, कभी बोर नहीं होगे, प्रयास रहेगा, बीच बीच में हम आपको जो है कुछ न कुछ जो है इस तरीके से समझाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज पहला लेसन है, पहला लेसन हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा पहला लेसन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वैसे पहला लेसन देखा जाए तो कुछ नहीं है, और देखा जाए तो बहुत कुछ है, दोनों चीजें हैं। अब कुछ क्यों नहीं है? कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि जो बातें इसमें बताई गई हैं फिर ये दोबारा जो है घुमा फिरा के 11 12 मिला के फिर बताया जाएगा। पहली बात तो ये है, कुछ बातें ऐसी है, कुछ नहीं है तो ये हो गया। अब कुछ है ये है कि कुछ बातें इसमें ऐसे भी मिलेगी जो आपको अब आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए कुछ नहीं है और कुछ भी है, तो इसलिए आपको देखना आवश्यक है, मस्ट है। इसमें कंपटीशन में आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए आप आए हो 10th क्लास पास होके आया हो सकता है आपको केमिस्ट्री के बारे में ना पता हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है, पढ़ना क्या है, तो सारी चीजें जानना जो है इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री होती क्या है, कहाँ से उठ के आया है, कौन है, कैसे। अरे यार केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, पूरा एक सब्जेक्ट मेंटेन कर रहे हो, तो ये तो जानो केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री नहीं जानोगे, कोई पूछ लेगा क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते, केमिस्ट्री क्या है, क्या बताओगे। तो कम से कम जानकारी आपको होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ते हैं उसकी बेसिक जानकारी होना आवश्यक। तो सबसे पहले बात यह आती है केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है। केमिस्ट्री आपका आप जानते हैं साइंस, आप क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। आप साइंस का नाम जानते हैं, विज्ञान। केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान। भाई केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो ये विज्ञान, आपका जो विज्ञान है पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक आपका होगा भौतिक विज्ञान, और दूसरा मिलेगा आपको रसायन विज्ञान, और तीसरा आपका है जीव विज्ञान। आपका ये जो विज्ञान है ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, ये आपका जो विज्ञान है, साइंस है, जो आप 9th 10th में पढ़ के आए हो, ये आपका विज्ञान जो है, साइंस जो है
3 पार्ट में जनरली था, वैसे और भी नेचुरल साइंस भी है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यानी आपका जो विज्ञान था वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पार्ट से मिल करके, मेन ये 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स मिल करके आप पढ़ के आए। तो अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो भौतिक विज्ञान आपका अलग विषय हो जाएगा, रसायन विज्ञान आपका अलग विषय है और जीव विज्ञान आपका अलग विषय है। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान हम बात करेंगे। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, जिसे हम कंपोजिशन बोलते हैं, गुणों जिसे प्रॉपर्टीज कहा जाता है, तथा परिवर्तनों, चेंज का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान होता क्या है पहले यही जान लो। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी किसकी शाखा है? ये विज्ञान की ही तो शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, कोई भी पदार्थ है तो किस तरीके से संगठित हुआ है। कोई भी पदार्थ ले लो, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे पदार्थ दिख रहे हैं, तो पदार्थों के संगठन, गुणों और उनके किस प्रकार के गुण है, प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, और फिर परिवर्तनों तथा वह पदार्थ कैसे परिवर्तित होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, का अध्ययन किया जाता है। देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों तथा उनके संगठन तथा उनके गुणों तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया। अब ये पदार्थ क्या है? देखिए, आप जानते हैं ब्रह्मांड में आप बहुत सारे पदार्थों से, आप जहां पर भी हैं, अगर आप उसी के इर्द गिर्द देखिए तो आप पदार्थों से ही घिरे हुए हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान, अगर आप बात समझ में आए तो जैसे भौतिक विज्ञान में आप क्या चीज देखते हो, किन चीजों के बारे में पढ़ते हो? आप पढ़ते हैं कुर्सी, मेज, टेबल। आप भौतिक विज्ञान में क्या करते हो? भौतिक विज्ञान में कुर्सी, मेज, टेबल, यानी जो भी है, फैन है भाई, फैन, ऐसे भी जितने भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, सबके निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। भाई कैसे बना हुआ है, तो उसका सारा दिमाग जो है आपके भौतिक विज्ञान से आता है। जो भी आप वस्तुएं निर्माण हुई है वो सब जो है आप भौतिक विज्ञान से ही आप पढ़ते हैं, यानी भौतिक विज्ञान के थ्रू ही बनाया जाता है। अब बात आई, आप कुर्सी में जो टेबल बना रहे हो तो किससे बनाए हुए? ये सब बना है लकड़ी से। किससे बना है? लकड़ी से। भाई आप कुर्सी मेज टेबल बनाओगे तो किससे बनाओगे? लकड़ी से बनाओगे ना। और लकड़ी, अगर आप इन्हीं की बात करो, कुर्सी मेज टेबल की, तो ये लकड़ी से बनाओगे। तो लकड़ी का अध्ययन जो हम करते हैं वो कहाँ करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। किसमें करते हैं? जीव विज्ञान में। यानी कहने का मतलब, आप भौतिक विज्ञान में विभिन्न पदार्थों के निर्माण की बात करते हैं। और जैसे अब आप एक एग्जाम्पल ले लिए, जैसे लकड़ी का, यानी लकड़ी से आप टेबल फैन बनाओ, ऐसे अलग अलग के अलग अलग आएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके देखो कि लकड़ी मेज टेबल, लकड़ी से जो है कुर्सी मेज टेबल बना है, और लकड़ी का अध्ययन तो हम जीव विज्ञान में कर लेते हैं, और कुर्सी मेज टेबल जो बनाते हैं वो हम फिजिक्स के दिमाग से बनाते हैं। अब बात आई, जब हम इन दोनों का अध्ययन ऐसे कर लेते हैं तो रसायन विज्ञान इसमें कहाँ आवश्यक पड़ हुआ, यानी क्यों इसमें यूज हुआ है? तो हुआ है ये जो लकड़ी है ना, ये जो हमारी है वो किससे मिलकर बना है? भाई ये पौधा हमारा किसी न किसी चीजों से मिलकर तो बना होगा, है विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है, विभिन्न कोशिकाओं से। हमारी ये जो लकड़ी है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन, इन सब का अध्ययन हम जो है
बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, ये किन से मिलकर बने होते हैं? तो ये हमारे परमाणु अणु और आयनों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु अणु या आयन, ये जो हमारे कोशिकाएं होती हैं, ये परमाणु अणु और आयनों से मिलकर बने होते हैं और इनका अध्ययन जो है हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कहने का मतलब ये है कि रसायन विज्ञान में परमाणु अणु आयन यानी जिन पदार्थों से मिल करके हमारा लकड़ी तैयार हुआ है, यानी लकड़ी जैसे जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, तो उन पदार्थों का अध्ययन जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और जीव विज्ञान में हम भाई वो क्या है, कैसे है, किससे मिलकर बना होता है, उनके बारे में देखते हैं। और भौतिक विज्ञान में हम जो वस्तुएं बनाते हैं उनके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे फैन है, तो फैन में आप कॉपर वायर प्रयोग करते हैं। भाई फैन बनाओगे तो कॉपर एल्यूमिनियम जो भी वायर प्रयोग करोगे, वायर का प्रयोग करोगे, मैग्नेट का प्रयोग करोगे। और इस वायर और मैग्नेट का जो प्रयोग करोगे ये कहां से आया है? ये रसायन विज्ञान से ही मिला है। यानी ये इसके बारे में मैग्नेट क्या होता है, इसका क्या कार्य है, कैसे ये किस तरीके से बनाया जाता है, या कॉपर जो है, कॉपर कौन है, कि कौन सा एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसके क्या गुण है, इन सब के बारे में अध्ययन हम जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो अगर ठीक से सोचा जाए तो रसायन विज्ञान आपका एक ऐसा विषय है जिसमें जो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आपके दोनों के बीच की कड़ी जो है रसायन विज्ञान है। यानी रसायन विज्ञान दोनों के बीच की कड़ी है। अगर आप रसायन विज्ञान नहीं पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान का ज्ञान अधूरा मिलेगा आपको। और अगर जीव विज्ञान में जो भी बातें बताई जाएंगी उसका भी रिलेशन आपको रसायन विज्ञान से मिलता है। तो कहने का मतलब जितने भी पदार्थ हैं आपके इर्द गिर्द ब्रह्मांड में, जितने भी पदार्थ होते हैं, इन सभी पदार्थों का अध्ययन जो है हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। कोई भी पदार्थ आप उठा लीजिए, जैसे एक छोटा एग्जाम्पल ये मार्कर। मार्कर ये किससे बना है? प्लास्टिक से मिलकर बना है। प्लास्टिक का अध्ययन कहाँ करोगे? प्लास्टिक का अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। प्लास्टिक किन किन मटेरियल से मिलकर बना है, किस प्रकार से जुड़ा है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, क्या है, कैसे है। अब इसके अंदर जो इंक पड़ी है, तो इंक का अध्ययन कहाँ करोगे? इंक किन किन मटेरियल से मिलकर बना होता है, ये सारी चीजें आप रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करोगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान का अगर विस्तृत क्षेत्र देखा जाए तो भौतिक विज्ञान हो चाहे जीव विज्ञान हो, दोनों में आपको रसायन विज्ञान की पूरी भूमिका आपको देखने को मिलेगी। तो रसायन विज्ञान का अध्ययन जो है बहुत ही आवश्यक है। यानी जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों क्या है, वो कौन सा पदार्थ है, तो वही दिया है जिसमें पदार्थों, भाई रसायन विज्ञान एक शाखा है ना। अरे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान सब विज्ञान ही तो है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो है जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थों का संगठन, यानी किस प्रकार से पदार्थ आपस में मिले होते हैं, कंपोजिशन, किस प्रकार से उनका कंपोजिशन होता है, संगठन, गुणों और उनके क्या गुण होते हैं, जो भी पदार्थ है उसका गुण क्या है, तथा परिवर्तनों और उसमें एक दूसरे में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं पदार्थ, तथा इन चेंजेस यानी परिवर्तनों का अध्ययन जब किया जाता है तो वो आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। रसायन विज्ञान का उदय, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। हम बात करेंगे रसायन विज्ञान का उदय कैसे हुआ। देखिए अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम जो है केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब केमिस्ट्री कहां से आया है? अरे केमिस्ट्री बोल रहे हैं, कहां से आया है? देखिए केमिस्ट्री जो है कीमिया से लिया गया है। केमिस्ट्री जो शब्द है, ये केमिस्ट्री जो है
वो कीमिया से लिया गया। किससे लिया गया है? कीमिया। अब कीमिया का मतलब होता है काला। कीमिया का मतलब क्या होता है? काला होता है। शुद्ध अगर कीमिया का मतलब देखोगे तो काला। अब काला से कीमिया, अब कीमिया से ही केमिस्ट्री बना। कैसे बना? देखो जो मिस्र था, मिस्र का प्राचीन नाम अगर देखा जाए, पहले का नाम, तो वो कीमिया था। क्या था? यानी प्राचीन नाम, अगर मिस्र का प्राचीन नाम जो था वो कीमिया था। यानी इसको पहले जो है कीमिया कहा जाता था। मिस्र को प्राचीन नाम कीमिया था। तो क्यों कीमिया था? क्योंकि वहां की मिट्टी काली थी। यानी कीमिया था क्यों कहा? क्योंकि वहां की मिट्टी जो थी, वहां की मिट्टी काली थी। भाई कीमिया की मिट्टी जो थी वो काली थी। अब कीमिया की मिट्टी काली थी, यानी मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था। कीमिया क्यों था? क्योंकि वहां की मिट्टी काली थी। तो काली होने के कारण कीमिया था। कीमिया नाम उसका था, पहले का नाम कीमिया था। अब चूंकि बात केमिस्ट्री की हो रही है, तो देखिए मिस्र जो था, सबसे पहले अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का जो उदय माना जाता है वो मिस्र से ही लिया जाता है। यानी मिस्र को ही केमिस्ट्री के उदय के बारे में सबसे जो जानकारी मिलती है वो मिस्र से ही माना जाता है। अब केमिस्ट्री का विकास चूंकि मिस्र से हुआ है, कहां से हुआ है? मिस्र से हुआ। तो केमिस्ट्री का विकास मिस्र से हुआ है, तो मिस्र से होने के कारण, और चूंकि मिस्र का नाम कीमिया था, तो कीमिया के द्वारा ही इसका नाम केमिस्ट्री रखा गया। केमिस्ट्री का विकास मिस्र से माना गया, केमिस्ट्री रखा गया। कैसे रखा गया? देखो, कीमिया को ही कीमियागरी कहा गया। क्या कहा गया? कीमियागरी। कीमियागरी। देखिए, अगर आप कीमिया की बात करोगे तो कीमिया को कीमियागरी कहा गया। अब कीमियागरी को ही केमिस्ट्री कहा जाता है। कीमियागरी को ही केमिस्ट्री का। अब कीमियागरी जैसे कारीगरी, आजकल कारीगरी बहुत मशहूर है, तो ऐसे उस समय मिस्र में कीमियागरी मशहूर था। तो कीमियागरी क्या था? कीमियागरी ये था कि एक केमिस्ट्री के छोटे मोटे प्रयोग बहुत करते थे। किण्वन करना, आसवन करना, फर्मेंटेशन है, ठीक है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है ये पहले बहुत करते थे कीमिया वाले। ये सब छोटे मोटे प्रयोग जो है ये बहुत ज्यादा वहां करते थे। तो उनके प्रयोग इतने विस्तृत थे, तो उनके प्रयोग को कीमियागरी कहा गया। उनके प्रयोग को कीमियागरी कहा गया, और उसी कीमियागरी को ही केमिस्ट्री कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? यानी जो केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री कीमियागरी से बना है। यानी कीमियागरी को केमिस्ट्री। अब कीमियागरी क्या है? कीमियागरी जैसे हम लोग जानते हैं कारीगरी, वैसे कीमिया जो नाम है वो मिस्र का प्राचीन नाम था। अब मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था। तो कीमिया क्यों था? क्योंकि वहां की मिट्टी काली थी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी कि वहां की मिट्टी काली थी, इसलिए उसका नाम कीमिया था। अब कीमिया से रिलेटेड नाम केमिस्ट्री रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले जो विकास माना जाता है केमिस्ट्री का वो कीमिया से ही माना जाता है। यानी मिस्र के देश को ही श्रेय दे दिया जाता है। केमिस्ट्री के विकास का श्रेय जो है मिस्र को दिया जाता है, क्योंकि वहां के लोग इसके बारे में बहुत पहले से काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे। इसीलिए अब चूंकि मिस्र का नाम कीमिया था, और चूंकि उनके प्रयोग बहुत उच्च शिखर पे थे, इसीलिए उनको कीमियागरी कहा गया। अब कीमियागरी को ही केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये केमिस्ट्री का विकास जो माना जाता है वो मिस्र देश को जाता है, और मिस्र देश को ही कीमिया कहा जाता था। कीमिया इसलिए कहा क्योंकि वहां की मिट्टी काली थी। तो समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मिस्र से ही लिया गया है, और मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था, और कीमिया से जो है केमिस्ट्री बना हुआ। ठीक, देखिए अगर हम केमिस्ट्री के विकास के बारे में देखें तो देखिए केमिस्ट्री का जो विकास माना जाता है, इसको हम, वैसे तो बहुत जटिल कार्य है, लेकिन हम इसके थोड़े थोड़े जो है कालक्रम के अनुसार जो है थोड़े थोड़े बारे में हम इसकी जानकारी करेंगे कि कब किसका किस प्रकार से कैसे विकास हुआ है। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जानकारी करेंगे, एग्जाम में जो है पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम रसायन विज्ञान के उदय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है देखिए रसायन विज्ञान का जो उदय माना जाता है वो लगभग जो है 3000 ईस्वी से पूर्व जो है 3000 ईस्वी से पूर्व जो है माना जाता है।
तो इसके देखिए केमिस्ट्री के कालक्रम को जो है ABCDE यानी 5 भागों में डिवाइड करके हम जो है अध्ययन करते हैं, यानी 5 भाग में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। देखा गया सबसे पहला जो काल माना गया है वो प्राचीन काल माना गया है, जिसे एंशिएंट पीरियड कहा गया है, यानी प्राचीन काल को जो है एंशिएंट पीरियड कहा गया है। यह काल 3000 ईस्वी से पहले, यानी इससे पहले अगर ले लिया जाए, यानी इससे पहले से लेकर के लगभग 350 ईस्वी तक का जो है माना जाता है। यानी एंशिएंट पीरियड जो है ये 3000 ईस्वी से पहले से लेकर के 350 ईस्वी तक का माना जाता है। इस काल की खास बातें क्या थी, यानी रसायन अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान की जो प्रथम पुस्तक लिखी गई थी इप्टियन आर्ट, रसायन विज्ञान की जो प्रथम पुस्तक लिखी गई थी इप्टियन आर्ट इसी काल में माना जाता है। यानी मिस्र की जो कला थी, देखिए रसायन विज्ञान की जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी इप्टियन आर्ट, और इप्टियन आर्ट किस पर आधारित थी, ये मिस्र की कलाओं पर जो है आधारित यह पुस्तक थी। तो ये माना जाता है कि इसी काल में जो है ये इप्टियन आर्ट जो है यानी रसायन विज्ञान की प्रथम पुस्तक जो है लिखी गई थी। अब ये पुस्तक में क्या खास बात थी, देखिए इस पुस्तक में धातुकर्म के बारे में, पेंटिंग, किण्वन, इन सब के बारे में जो है इस पुस्तक में इसका जिक्र माना जाता है। अब इस काल में अगर देखा जाए तो इस काल में जो है रसायन विज्ञान का विकास कहाँ-कहाँ हो रहा था, यानी कहाँ-कहाँ पर माना जाता है, तो उस समय जो है रसायन विज्ञान का विकास जो है चीन, भारत तथा मिस्र तथा यूनान में विकसित हुआ। यानी इस समय में इतने काल में जो है इतने समय के भीतर जो है रसायन विज्ञान का जो विकास माना जाता है वो चीन, भारत तथा मिस्र के साथ साथ यूनान देशों में उस समय विकसित जो है विकास जो है प्रारंभ माना जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड समय आता है, पीरियड आता है इप्टियन पीरियड। तो इप्टियन पीरियड को हम जो है 350 से 1500 ईस्वी तक का मानते हैं। यानी इप्टियन पीरियड का जो कालक्रम है जिसको हम जानते हैं वो 350 से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो है यहाँ पे माना जाता है। इस काल में क्या बातें थी, तो इस काल में रसायन विज्ञान का जो सर्वाधिक विकास मिस्र में हुआ। अगर इस काल की आप बात करोगे तो इसमें रसायन विज्ञान का सबसे ज्यादा विकास जो है वो इप्टियन पीरियड में जो है कहां पर हुआ था, वो मिस्र में माना जाता है। रसायन विज्ञान का सबसे ज्यादा विकास मिस्र में माना जाता है, वो 350 से 1500 ईस्वी के बीच की बात हो रही है। अब इस इप्टियन पीरियड अब चूंकि ये मिस्र में ही माना जाता है और ये मिस्र को ही इप्टियन कहा गया था, मिस्र वासियों को इप्टियन कहा गया था, तो इसीलिए इसका नाम इप्टियन पीरियड रखा गया। अब वहां मिस्र वासी जो थे उस समय उनका जो खोज था वो 2 प्रयोग पर बहुत ज्यादा था। मिस्र वासियों का 2 प्रयोगों पर बहुत ज्यादा ध्यान था, उस पर ज्यादा प्रयास कर रहे थे, बहुत पीछे लगे हुए थे। क्या था, पहली बात तो पहला उनका जो प्रयोग था वो दवा बनाने पे थे। वो ऐसी दवा बनाना चाह रहे थे, दवा बनाने की खोजों पर जुटे हुए थे कि जिसको पीने से व्यक्ति जो है अमृत प्राप्त कर ले, यानी अमर हो जाए। यानी वो ऐसी दवाई बना रहे थे जो अमृत प्राप्त हो जाए और पी करके हमेशा वो जीवित रहे। दूसरी उनकी जो खोज थी वो ऐसा कीमती पत्थर तलाश रहे थे जिसको जो है तांबा, एल्यूमिनियम यानी जो सस्ती धातु है, इन धातुओं पर अगर यानी ऐसा पत्थर तलाश रहे थे कि जिस पर जो धातुएं होती हैं, जो सस्ती धातुएं होती है, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और दिया है जिंक है, इन सब को अगर रगड़ दिया जाए तो वो सोने में परिवर्तित हो जाए। यानी ऐसा पत्थर तलाश रहे थे जिस पर तांबा और जिंक को रगड़ने से वह सोने में परिवर्तित हो जाए। फिलहाल ये दोनों उनकी जो खोजें थी वो असफल रही, यानी दोनों खोजों कभी पूर्ण नहीं हुई, आज भी नहीं पूर्ण है। ठीक है, तो कुल मिला के इप्टियन पीरियड में जो है मिस्रवासी 2 खोजों पर विशेष ध्यान दिए थे। एक तो अमृत प्राप्त करने में दवा बना रहे थे अमृत प्राप्त करने के लिए, और दूसरा कीमती पत्थर तलाश रहे थे जिसको दूसरे धातुओं पर रगड़ने से वह सोने में परिवर्तित हो जाए। तो ये इप्टियन पीरियड है। इसके बाद का आता है केमिस्ट्री पीरियड। तो एट्रोकेमिस्ट्री पीरियड जो माना जाता है वो 1500 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक का माना जाता है। और इस काल में अगर देखा जाए तो चिकित्सा रसायन का अध्ययन किया गया। यानी इस काल में अगर देखा जाए तो चिकित्सा रसायन का अध्ययन जो है इसी काल में माना जाता है। इस काल में ज्यादातर चिकित्सा रसायन का अध्ययन देखने को मिलता है। इस काल में रॉबर्ट बायल एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बायल ने कुछ मात्रात्मक एनालिटिकल
निष्कर्ष निकाले, कुछ मात्रात्मक निष्कर्ष प्रतिपादित किए तथा रसायन विज्ञान को अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। रॉबर्ट बायल जो थे कुछ मात्रात्मक निष्कर्ष जो है प्रतिपादित किए और रसायन विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। तो रॉबर्ट बायल जो थे इन्होंने सर्वप्रथम, पूछा जाता है कभी कभी कि रसायन विज्ञान को अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो रॉबर्ट बायल को दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये एट्रोकेमिस्ट्री पीरियड में जो है किया था। इसको पीरियड का नाम याद रखिएगा, एट्रोकेमिस्ट्री पीरियड 1500 ईस्वी से 1650 ईस्वी की बीच की बात ये है। ठीक, अगला जो इनका है कार्यक्रम वो है द फिलोजिस्टन पीरियड। द फिलोजिस्टन पीरियड, तो फिलोजिस्टन पीरियड जो था इनका 1650 से 1744 ईस्वी का माना जाता है। तो अब इस काल में अगर देखा जाए तो यह अवधारणा बनी कि किसी वस्तु को अगर जलाया जाता है, देखिए द फिलोजिस्टन पीरियड, भाई जो फिलोजिस्टन पीरियड है, तो फिलोजिस्टन पीरियड में एक अवधारणा बनी कि अगर किसी वस्तु को जलाते हैं तो जलाने पर एक पदार्थ अवमुक्त होता है जिसे हम फिलोजिस्टन कहा जाता है। यानी अगर कोई पदार्थ जलाते हैं तो जलाने पर जो पदार्थ अवशेष के रूप में मुक्त होता है उसे फिलोजिस्टन कहा जाता है। तो अब चूंकि इस काल में फिलोजिस्टन का विशेष जो है चलन था, तो इसीलिए इस काल को जो है फिलोजिस्टन पीरियड कहा गया। अब इस काल के कुछ वैज्ञानिक थे जो दो चार नाम यहाँ पे है, जैसे प्रमुख जो वैज्ञानिक थे वो तो कैवेंडिश थे, कैवेंडिश का नाम सुना होगा, सीले का नाम सुना होगा, प्रिस्टले का नाम सुना होगा। तो ये उसी समय के जो है यानी फिलोजिस्टन पीरियड के समय के ये साइंटिस्ट हैं। चलिए अगला काल है आधुनिक काल, जो आज का समय भी इसी आधुनिक काल में एडजस्ट किया गया है। तो आधुनिक काल जो है ये 1744 ईस्वी के बाद यानी उसके बाद का जो भी समय है, आज तक का भी समय जो है आधुनिक काल में माना जाता है। तो इस काल में अगर देखा जाए, इस काल का जो आरंभ किया था यानी इस काल का जो आरंभन समय माना जाता है वो लेवासियर के प्रयोगों द्वारा जो है माना जाता है। यानी इस काल का श्रेय जो है लेवासियर के प्रयोग से ही स्टार्ट माना जाता है, जिन्होंने दहन अभिक्रियाओं की व्याख्या की। जो लेवासियर थे इन्होंने दहन अभिक्रियाओं की व्याख्या की थी और उनके अध्ययन से, उनकी व्याख्या के अध्ययन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए। यानी उन्होंने जो दहन अभिक्रियाएं होती हैं उनकी खूब अच्छे से व्याख्या की और जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए। अब द्रव्य की अविनाशता का नियम, ये लेवासियर साइंटिस्ट जो थे इन्होंने ही द्रव्य की अविनाशता का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। और एक चीज और याद रखिएगा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेवासियर को ही जो है केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट जो है लेवासियर को ही माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट किसे कहते हैं या रसायन विज्ञान के जनक हम किसे कहते हैं, तो लेवासियर जो है ये रसायन विज्ञान के जनक जो है माने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान का उदय है ये अलग अलग कालक्रम के अनुसार रखा गया है। इसमें सबसे पहला प्राचीन काल है, एंशिएंट पीरियड, फिर एप्टियन पीरियड है, फिर एट्रोकेमिस्ट्री पीरियड है, फिर द फिलोजिस्टन पीरियड है और फिर जो है आधुनिक काल है। तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि आधुनिक काल में बहुत ज्यादा रसायन विज्ञान का विकास हुआ तो रसायन विज्ञान को अलग अलग बहुत सारे शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो हम कुछ जो है रसायन विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहली जो शाखा माना जाता है रसायन विज्ञान का, कार्बनिक रसायन, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और दूसरा जो है अकार्बनिक रसायन, जिसे जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो है भौतिक रसायन,
जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री, और अगला जो है वैश्लेषिक रसायन, जिसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जो आपके रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं इनको मेन 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे तो बहुत ब्रांच है, 3 और 4 भाग जो है इसके 3 या 4 भागों में बांट करके इसको जो है अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक मींस जो कार्बन के यौगिक होते हैं। तो इसमें जो है कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों, यानी जो कार्बन का यौगिक होता है, यानी कार्बन को छोड़ दीजिए, कार्बन का अध्ययन जो है अकार्बनिक रसायन में कर लेते हैं। कार्बन का अध्ययन जो है वो अकार्बनिक रसायन में कर लेते हैं, लेकिन इसके जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में अध्ययन जो है हम जो है कार्बनिक रसायन में करते हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक मटेरियल जो है आर्गन जो जीव जंतु वनस्पति, यानी जीव जंतु और वनस्पतियों में ज्यादातर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका अध्ययन जो है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं, यानी कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं, यानी सभी तत्वों एवं निर्माण, जितने भी तत्व हैं सभी तत्व कार्बन के यौगिक को छोड़कर, यानी कार्बन के यौगिक को छोड़कर, कार्बन के यौगिकों को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप जानते हैं 118 एलिमेंट्स हैं, 118 तत्व है पीरियोडिक टेबल में। तो इन सब के बारे में अध्ययन जो है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। बस केवल जो कार्बन के यौगिक यहाँ अध्ययन किए जाते हैं, इनको छोड़ करके बाकी सबका अध्ययन किया जाता है। अगला है भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें इसके अंतर्गत हम जो है नियम और सिद्धांत जो भी आपकी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, नियम और सिद्धांत देखा जाए तो नियम और सिद्धांत, नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन जो है भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। अगला है वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसमें जो कैलकुलेशन किए जाते हैं मात्रात्मक अध्ययन मतलब कार्बन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यानी जो लैब में प्रयुक्त होते हैं, लैब के जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इनके एक्सपेरिमेंट का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के मात्रात्मक अध्ययन के बारे में इसमें किया जाता है। तो ये मेन है। ऐसे तो बहुत रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं, एक कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, ये आपको मेन ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगला है वैश्लेषिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये रसायन विज्ञान की शाखाएं थी। अगले क्लास में हम जो है इनके अन्य टॉपिकों का जो है अध्ययन करेंगे, जिक्र करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं।